हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू NAS सक्सेस पॉइंट। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब। इस वाले पार्ट में आपको टॉपिक के बाद नोट्स भी प्रोवाइड कराए गए हैं। टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, तकनीकी और संस्थागत सुधार। इस चैप्टर के पिछले पेजेस में हमने देखा कि हमारे इंडिया के अंदर हजारों सालों से खेती होती हुई आ रही है और जिस तरीके से लैंड का यूज़ कर रहे हैं और टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल चेंजेस किए बिना, तो इसकी वजह से हमारे देश के अंदर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बहुत ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है। वहीं हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं कई चीज़ों में, इरिगेशन फैसिलिटीज़ में भी, लेकिन अभी भी कई सारे फार्मर्स हमारे देश के अंदर मानसून के ऊपर डिपेंड करते हैं। और नेचुरल फर्टिलिटी, जिसमें नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में होती है नाइट्रेट फॉर्म में सॉइल में मिक्स होती है, इट मीन्स नेचुरल फर्टिलिटी पे डिपेंड करते हैं अधिकतर फार्मर्स। अगर हम बात करें हमारे देश की बढ़ती हुई जनसंख्या की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि कैसे भी इसको एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्शन है इसको इम्प्रूव किया जाए। हमारे देश के अंदर 60% पॉपुलेशन अपनी लाइवलीहुड आजीविका के लिए एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड होती है। और अगर बात करें कि टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल अगर रिफॉर्म की ज़रूरत है तो वास्तव में हमारे देश को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कई सारे कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, cooperative or abolition of जमींदारी। इट मीन्स कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, इट मीन्स कि जो जमीन थी वो कई सारे टुकड़ों में बटी हुई है, उनको एक जगह फार्मर को दे दी जाए, जिससे कि फार्मर इजीली अपने जो फार्म है, खेती है, उसकी केयर कर सके। और एबॉलिशन ऑफ जमींदारी होने की वजह से, क्योंकि जमींदारों के खेतों में जो लोग काम करते थे ये उनको बहुत कम ही वेतन देते थे। एबॉलिशन ऑफ जमींदारी होने से उन किसानों को इस चीज़ से छुटकारा मिला। इंस्टीट्यूशनल कुछ रिफॉर्म्स हमारे देश में आफ्टर द इंडिपेंडेंस 1947 के बाद देखने को मिले, जिसमें लैंड रिफॉर्म्स मेन ऑब्जेक्ट था, जिस पर फोकस भी किया गया। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 टू 1956 तक फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमारी कंट्री में हुआ। तो उसमें हम लोग देखते हैं कि कंसोलिडेटिंग ऑफ होल्डिंग्स, पुश्तैनी ज़मीन जो लोगों की थी वो बिखर रही थी, अब उसको एक ही जगह ला करके वो खेती करें जिससे उनको कोई दिक्कत ना हो, और जोतों के आकार जो छोटे होते जा रहे थे उसको बड़ा करने की दिशा में एक नया कदम था। लैंड रिफॉर्म रिलेटेड कई सारे लॉज शुरू किए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, लेकिन उनका ठीक से इम्प्लीमेंटेशन, इट मीन्स लागू न होने की वजह से उनमें कई सारी कमियां रहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एग्रीकल्चरल में इंट्रोड्यूस किया 1960 और 70s में एक रिफॉर्म था जिसको हम ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तो इस ग्रीन रेवोल्यूशन में पैकेज टेक्नोलॉजी बेस्ड था, जो कि और वाइट रेवोल्यूशन को भी इसमें इम्पोर्टेंस मिला। इसी तरीके से कई सारे इनिशिएशन गवर्नमेंट के द्वारा किए गए इंडियन एग्रीकल्चरल को इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन ये सभी कहीं ना कहीं किसी पर्टिकुलर एरिया में तो डेवलपमेंट कर पाए, लेकिन कई जगह इग्नोर भी हुई। 1980s और 1990s में कई सारे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को स्टार्ट किया गया, और उन्हीं में से एक इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल रिफॉर्म्स पर जोर दिया गया, जिसमें क्रॉप इंश्योरेंस मीन्स फसलों में बीमारी लगना, जल जाना या किसी भी कारण से फसल का खराब होना, तबाह होने पर उनका इंश्योरेंस पहले से ही कराया जाए ताकि किसान को प्रॉब्लम ना हो। ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन, फायर, डिजीज, इस तरीके के भी कुछ न कुछ जो कि किसानों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनसे राहत भी मिलती है इस क्रॉप इंश्योरेंस में। कई सारी ग्रामीण बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ फार्मरों को लोन सस्ते में देने के लिए भी ओपन की गई रूरल एरियाज़ में, जो कि काफ़ी लो इंटरेस्ट रेट पर दी जाती थी। इसी तरीके से किसान क्रेडिट कार्ड KCC, एक और है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम PAIS। कई बार इनकी जो फुल फॉर्म है वो पूछी जाती है एग्जाम में, तो याद रखिएगा KCC किसान क्रेडिट कार्ड, PAIS पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम। ये कुछ मेजर स्कीम्स थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू की गई, जिसमें किसानों को काफ़ी बेनिफिट भी मिला।
किसानों को फसलों की जानकारी देने के लिए बुलेटिन, इट मीन्स न्यूज़, और कई सारे एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स फार्मर्स के लिए स्टार्ट किए गए। रेडियो और टेलीविजन पर उनको प्रसारित किया जाता था ताकि किसान खेती को कैसे इम्प्रूव करें, कैसे प्रोडक्शन को बढ़ाएं, सिखाया जाता था। और गवर्नमेंट ने अनाउंस किए मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP। और इस जो कि अभी आपने देखा कि किसानों का मुख्य मुद्दा भी बना हुआ है केंद्र सरकार से अपनी डिमांड को पूरा करवाना। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस में जो भी किसान अपनी फसलों को उगाते हैं उनके लिए अगर वो मार्केट में सस्ती हो जाएंगी तो उनको काफ़ी घाटा जाएगा, क्योंकि सरकार उनको खरीदती है। तो उसके लिए जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो तय की जाए जो कि ठीक हो, और किसानों से वो उस प्राइस पर उनको परचेज कर ले जिससे किसानों को घाटा ना रहे। तो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस रहता है। और इसी तरीके से कई सारी जो क्रॉप्स होती हैं उन क्रॉप्स को मार्केट तक आने में जो मिडल मैन्स होते हैं वो मिडल्स मैन काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर लेते हैं, किसानों से सस्ते में लेते हैं और मार्केट में महंगे में बेच देते हैं। तो डायरेक्ट फ़ायदा किसानों को मिले इसका भी ख्याल रखा गया और एक्सप्लॉयटेशंस मिडलमैन का रोका गया और उनको बीच से हटाने के लिए ये भी कोशिशें की गई। हम देखेंगे यहाँ एक भूदान और ग्रामदान जो कि विनोबा भावे से जुड़ा हुआ है। और विनोबा भावे महात्मा गांधी के एक स्पिरिचुअल कह सकते हैं कि उत्तराधिकारी थे। महात्मा गांधी के बाद उनके कदमों पर चलने वाले विनोबा भावे ने देश भर में अलग अलग जाकर के सत्याग्रह की ही तरह गांव गांव जाकर के लोगों से मिल रहे थे और वहाँ गांधी जी के जो कंसेप्ट था ग्राम स्वराज्य उसको फैला रहे थे। और गांधी जी की मृत्यु के बाद विनोबा भावे ने इसे गांव गांव तक पहुंचाया, जो कि वो पदयात्रा गांधी की ही तरह कर रहे थे और एक मैसेज कन्वे कर रहे थे पूरे देश भर में। जैसे ही वो एक बार की घटना है जब वो एक लेक्चर दे रहे थे पंचमपल्ली जो कि आंध्र प्रदेश का एक जगह है, गांव है वहाँ पर। तो कुछ वहाँ पर गरीब लोगों ने, विलेजर्स ने कहा, डिमांड की कि हमें भी कुछ ज़मीन की ज़रूरत है, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। विनोबा भावे ने उस समय प्रॉमिस तो नहीं किया, लेकिन हाँ इमिडिएटली उन्होंने कहा कि मैं सरकार से बात करूँगा और इसके लिए आपके लिए रास्ता निकालता हूँ। तभी वहाँ पर सडनली एक श्री रामचंद्र रेड्डी थे, उन्होंने वो खड़े हुए और उन्होंने अपनी 80 एकड़ लैंड को डिस्ट्रीब्यूट करना का प्रस्ताव दिया कि मैं अपनी 80 एकड़ ज़मीन को लोगों में बांटना चाहता हूँ और ऐसे 80 लैंडलेस विलेजर्स को देना चाहता हूँ। मतलब 1 एकड़ 1 लैंडलेस विलेजर्स को मिल जाए। तो इस सिस्टम को कहा गया भूदान, जिसमें ज़मीन का दान दिया गया। और इसी तरीके से वो ट्रैवल करते हुए कई जगह पहुंच रहे थे और पूरे देश भर में उनकी आइडियाज़ स्प्रेड हो रहे थे। जमींदारी ओनर्स, कई सारे जो जमींदार थे और कई सारे गाँवों के जो मालिक थे, वहाँ भी ये जब बातें पहुँच रही थी तो उन्होंने भी अपने गाँव को, कई तो ऐसे जमींदार थे जिन्होंने अपने अंडर में जितने गाँव आते थे उनको दान किया और वो गाँव विलेजर्स को दिए गए। तो उसे कहा गया ग्राम दान। इस तरीके से हम देखते हैं कि भूदान और ग्रामदान जो कि विनोबा भावे से जुड़ा हुआ है। और इसमें एक पॉइंट और आता है कि कई सारे लोग ऐसे थे जिनको ये डर था कि कहीं हमारी ज़मीन, बहुत ज़्यादा ज़मीन है, वो सील ना हो जाए। तो इसलिए भी कई सारे लोगों ने, बड़े बड़े जमींदार लोगों ने अपनी ज़मीन को दान दिया लोगों में। इसी को कहा जाता है विनोबा भावे के मूवमेंट को ब्लड लेस रेवोल्यूशन। बिना किसी खून खराबे के एक क्रांति हुई और एक बहुत बड़ा चेंज सोसाइटी में देखने को मिला। कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। एग्रीकल्चर एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। नंबर ऑफ फैमिलीज जो कि डिपेंड करती हैं अपनी लाइवलीहुड के लिए। तो हमारे देश में कि नेशनल इकोनॉमी में एक रोल प्ले तो करता ही है, एम्प्लॉयमेंट में भी, रोज़गार में भी कई लोगों को रोज़गार मिला हुआ होता है और उससे जो भी आउटपुट होता है ये कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एग्रीकल्चर
एक बैकबोन का रोल तो प्ले करता ही है इंडियन इकोनॉमी में। और जो जीडीपी होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि 1951 के बाद से एग्रीकल्चरल का जो शेयर जीडीपी में है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। 2010 और 11 में अबाउट 52% ऑफ द जो टोटल वर्क फोर्स थी वाज एम्प्लॉयड। इट मीन्स जो लोग काम कर रहे थे फार्मिंग सेक्टर में, जो कि हमारे देश की लगभग आधी जनसंख्या के ही बराबर था, ठीक, वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी। और इस तरीके से डिक्लाइन होता हुआ शेयर एग्रीकल्चर का जीडीपी में एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहा है, क्योंकि एग्रीकल्चर एक मेन एक्टिविटी है और उसमें अगर ऐसा होता है तो ये वास्तव में देश के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये इम्पोर्टेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो थी, उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडिया को मॉडर्न एग्रीकल्चर सिस्टम देने के लिए ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, साथ में एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ भी, वेटरनिटी सर्विस जो कि एनिमल से जुड़ी हुई होती हैं, और एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स, हॉर्टिकल्चर, फूलों की खेती, इन पर भी हॉर्टिकल्चर में फूलों की और सब्जियों की खेती आ जाती है, तो इनको भी बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया है। कई सारे रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किए और मेट्रोलॉजिकल और वेदर फॉरकास्ट को भी इससे जोड़ा, क्योंकि किसानों को इससे राहत मिले कि बारिश के ऊपर जो लोग डिपेंड होते हैं, बरसात के ऊपर या मौसम के ऊपर, तो उनको जानकारी पहले ही मिल जाए, जिससे कि इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम को सुधारा जा सके। और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को भी इसमें इम्पोर्टेंट दिया जा रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। टेबल 4.1 क्लियरली हमें बताती है कि किस तरीके से हमारे देश के अंदर जीडीपी की ग्रोथ रेट तो बढ़ रही है पिछले कुछ सालों में, लेकिन फिर भी एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ हमारे कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा जनरेट नहीं हो पा रही हैं। और ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर तो धीरे धीरे काफ़ी गिरी है, जो कि एक अलार्मिंग सिचुएशन, बहुत बड़ी संकट की समस्या उसने उत्पन्न भी की है। इंडियन फार्मर्स को कई सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, जिनमें से कुछ चैलेंजेस हैं कि इंटरनेशनल कंपटीशन के साथ कैसे फाइट करें उसे, क्योंकि दूसरी बात पब्लिक इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा भी नहीं है इस और एग्रीकल्चर में, तो इसकी वजह से प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हुआ। वहीं सब्सिडी फर्टिलाइजर्स के ऊपर ठीक तरीके से न मिलना भी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ावा नहीं देता। इंपोर्ट ड्यूटीज़ ऑन एग्रीकल्चर कम होने की वजह से भी हमारी कंट्री के अंदर प्रोडक्शन कम हुआ है। इट मीन्स इंपोर्ट ड्यूटीज़, बाहर से जो भी चीज़ें ली जाती हैं उनके ऊपर टैक्सेस कम देना पड़ता है, तो बाहर से लोग जो चीज़ें आती हैं उनको खरीद देते हैं, तो हमारे देश की जो चीज़ें हैं उतनी प्रोडक्शन उनका नहीं हो पाता, तो एनकरेज भी नहीं होते इंडियन फार्मर्स प्रोडक्शन करने के लिए, क्योंकि उनसे कंपटीशन फाइट ही नहीं कर पाते। तो फार्मर्स जो है उनको ज़रूरत है कि एक इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन उनको बहुत सस्ते में लोन चाहिए, साथ में उनको सब्सिडी भी चाहिए, कोई भी चीज़ खरीदी जाती है उसके ऊपर। यहाँ देखिए क्वेश्चन सामने आता है कि कई सारे फार्मर्स सुसाइड क्यों कर लेते हैं कई सारी स्टेट में, कंट्री के अंदर। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से आप मुझे बता सकते हो कि हमारे देश के अंदर कई सारे लोग सुसाइड क्यों करते हैं जो कि फार्मर हैं। आइए बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। ग्लोबलाइजेशन, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंटरकनेक्शन और इंटरलिंकिंग बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। दो या दो से ज़्यादा देश आपस में एक दूसरे के साथ किसी भी चीज़ को शेयर करते हैं, तो वो प्रोसेस ग्लोबलाइजेशन ही है। उनका इफेक्ट हम एग्रीकल्चर पर देखते हैं। ग्लोबलाइजेशन कोई एक नया फिनोमेना तो नहीं है, काफ़ी पहले से ही लोग ट्रेड इधर से उधर करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि जब कोलोनाइजेशन पीरियड में हमारे इंडिया से यूरोपियंस जो थे इंडिया में आए और यहाँ से कई सारी स्पेसीज मसालों को और साथ में यहाँ का जो कॉटन था उसको भी अपनी कंट्री में ले जाते थे। और
जो साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया वाज फेमस सेंटर जहाँ से ये सारी चीज़ें स्पेसीज की होती थी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें ब्रिटिश पीरियड में कॉटन की जो बेल्ट थी हमारे इंडिया में, आज भी हम देखते हैं महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश ये स्टेट है जहाँ पर कॉटन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। तो यहाँ की कॉटन बेस्ट क्वालिटी की कॉटन है जिसको ब्रिटिशर्स यहाँ से अपनी कंट्री में ले जाते थे और उनसे गारमेंट्स बनाते थे और हम लोगों को ही देते थे, जो कि यहाँ से कॉटन सस्ते में ले जाते थे और जो रेडीमेड गुड्स होते थे, जो कि क्लोथ्स होते थे, उनको महंगा बेचते थे। इट मीन्स रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करते थे इंडियन टेक्सटाइल या कॉटन को। और ये इंग्लैंड से मैनचेस्टर या लिवरपूल में ले जा करके वो हमारे देश की अच्छी क्वालिटी की जो कॉटन थी उससे वस्त्र या कपड़े बनाते थे। आप लोगों ने सुना होगा चंपारण मूवमेंट के बारे में हिस्ट्री में। 1917 में बिहार में स्टार्ट हुआ। वो लोग ज़बरदस्ती इंडियन फार्मर से इंडिगो मतलब नील का प्रोडक्शन करवा रहे थे क्योंकि ये डाई के काम आती थी कपड़ों को रंगने के, और जबकि वो इंडियन के किसी मतलब की नहीं थी क्योंकि वो उनको खाने में यूज़ नहीं कर सकते थे और जिसका यूज़ करना चाहते थे उनका प्रोडक्शन वो करने नहीं देते थे। तो यहाँ के लोग किसान काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे थे, इसलिए उन्होंने चंपारण मूवमेंट में पार्टिसिपेट भी किया। और ग्लोबलाइजेशन में हम देखते हैं पर्टिकुलरली 1919 के बाद जब हमारी कंट्री में ग्लोबलाइजेशन को ज़्यादा प्रमोट किया गया तो यहाँ के जो फार्मर्स थे इंडियन फार्मर्स, तो उनको कुछ नए चैलेंजेस भी देखने को मिले। राइस, कॉटन, रबर, टी, कॉफ़ी, जूट, स्पेसीज और एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट संजीवनी चीज़ों का करते जिस भी चीज़ों का करते थे, तो कहीं ना कहीं उनमें उनके डेवलपमेंट में प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही थी क्योंकि जब तक उनको सब्सिडी नहीं मिल पाएगी तो जाहिर सी बात है वो बेटर प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। सब्सिडी का मतलब होता है अनुदान, रियायत सरकार की तरफ से खाद, बीज, इन चीज़ों को सस्ते में प्रोवाइड कराना किसानों को। हमें देखने को मिलेगा कि एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया अभी भी उतनी सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन हाँ काफ़ी सुधार ज़रूर हुए हैं और प्रॉफिट भी अर्न होने लगा है। इम्प्रूवमेंट कई चीज़ों में चेंज करने के बाद देखने को मिल रहा है स्मॉल फार्मर्स की भी। और ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, नई अप्रोच मिली, लेकिन सभी जगह वो एक्सपेंड ना होने की वजह से उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा देखने को तो नहीं मिला और कई सारी कंट्रोवर्सीज़ ने भी हमारे देश में डेवलपमेंट होने से रोका। और डिग्रेडेशन या ड्यू ऑफ ओवर यूज़ ऑफ केमिकल, ज़्यादा केमिकल्स के यूज़ कर लेने से भी जो हमारी लैंड थी वो डिग्रेड हुई, स्पेशली पंजाब हरियाणा में देखने को ज़्यादा मिला। हमारी जो कंट्री है यहाँ पर बायोडाइवर्सिटीज़ मिलती है। बायोडाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंट काइंड्स के प्लांट्स, एनिमल्स ये सब में होते हैं। तो डिफरेंट काइंड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है, माउंटेन, प्लेन, प्लेट्यू, डेजर्ट, कोस्टल एरियाज़। तो उनका फ़ायदा हमारी कंट्री को मिल सकता है अगर ठीक तरीके से प्रॉपर सिस्टम के अकॉर्डिंग कोई कंट्रोवर्सीज ना हो तो प्रोडक्शन किया जाए। तो यहाँ हम बात करेंगे जीन रिवॉल्यूशन की, तो जिसने जेनेटिक इंजीनियरिंग की एक नई फील्ड को तैयार किया जहाँ लोगों को रोज़गार तो मिला ही, लेकिन इसने प्रोडक्शन को भी बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़े। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? रिकॉग्नाइज्ड एज अ पावरफुल सप्लीमेंट इन इन्वेस्टिंग न्यू हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ सीड्स। जेनेटिक इट मीन्स इंडियन फार्मर जिन चीज़ों का प्रोडक्शन कर रहे थे अगर उनको बेटर क्वालिटी के सीड्स मिल जाते हैं और जो कि विदेशों से लाए गए या यहाँ उनको बनाया गया, नए बीज बनाए गए, दो मिक्सिंग करके, तो इस तरीके से उसने भी काफ़ी हेल्प किया है इंडियन प्रोडक्ट्स फार्मर्स की क्रॉप की प्रोडक्शन को बढ़ाने में। और अगर हम बात करें इन ऑर्गेनिक फार्मिंग काफ़ी चलन में है जिसमें केमिकल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, जिसकी वजह से इसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी ह्यूमन बॉडी पर नहीं होते। तो इसका प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है और लोग एनकरेज भी हो रहे हैं। एनवायरनमेंट के ऊपर भी उसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। कुछ इकोनॉमिस्ट ऐसा भी सोचते हैं कि जो इंडियन फार्मर्स है इनका फ्यूचर क्या हो सकता है यदि अगर फूड ग्रेन्स उन फूड ग्रेन्स को हम ना ग्रो करें
जो कि यहाँ के लोगों की ज़रूरतें हैं, बल्कि जो कॉमर्शियल क्रॉप्स हैं या जिनसे ज़्यादा प्रॉफिट गेन किया जा सकता है फॉरेन मार्केट में सेल करके उनका प्रोडक्शन करेंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि कभी हमें कोई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ जाए। इंडिया जो रूरल पॉपुलेशन है 8,833 मिलियन 2011 में जो थी रूरल पॉपुलेशन विच डिपेंड, जो कि 250 मिलियन हेक्टेयर के ऊपर डिपेंड है एग्रीकल्चर लैंड पर। और एवरेज अगर हम बात करें कि एक व्यक्ति के हिस्से में 1/2 हेक्टेयर पर पर्सन वो ज़मीन आती है। और इंडियन फार्मर्स डाइवर्सिफाई देयर क्रॉपिंग पैटर्न, अलग अलग तरीके की सीरियल क्रॉप्स है, हाई वैल्यू क्रॉप्स है जिनसे ज़्यादा प्रॉफिट गेन किया जा सकता है, उनको उगाएगी। हालांकि ये एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को तो कम करेंगे, और जिनमें फ्रूट्स हैं, मेडिसिनल हर्ब्स हैं, फ्लावर हैं, वेजिटेबल्स हैं, बायोडीजल क्रॉप्स जिसमें जेट्रोफा और जोजोबा आते हैं, जिनमें कम इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है। जब और राइस और शुगर की इनकी जगह इनको जेट्रोफा और जोजोबा को उगाया जाए तो ज़्यादा प्रॉफिट भी होगा और इरिगेशन मतलब पानी की कम कम ज़रूरत पड़ेगी। इंडियाज़ डाइवर्स क्लाइमेट का फ़ायदा हम इसमें ले सकते हैं। यहाँ हम बात करेंगे, नीचे एक पैरा में दिया हुआ है कि चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न, हमारे क्रॉपिंग पैटर्न में बदलाव करके जो सीरियल्स हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं अगर हम इनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं तो, और जो हमारे खाने की चीज़ें हैं गेहूँ चावल इस तरीके की, तो उनको हम इंपोर्ट करते हैं विदेशों से, तो इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक, तो ऐसा हम हालांकि इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं जो कि इटली, इजराइल और चिली जैसी कंट्रीज़ नॉर्मली कर भी रही हैं। ये फ्रूट्स, ऑलिव, स्पेशली सीड्स या वाइन, ठीक, इनको एक्सपोर्ट करती हैं और सीरियल क्रॉप्स को इंपोर्ट करती हैं। तो आप लोग समझ सकते हो कि टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की हमें क्या ज़रूरत है।